हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे ब्रैमस्टर्म रेडिएशन और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के बारे में। ये एक मेरे ही यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब आप ये कहाँ होता है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्सरे ट्यूब में जब इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं कैथोड से लेके एनोड की साइड पे, ठीक है। ये एनोड क्या होता है, आपका टारगेट होता है। अब यहाँ पे एक मिनट में पॉइंट करके बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो यहाँ स्ट्राइक करेगा ना, यहाँ जब टारगेट पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ के जो एटम है, टारगेट के जो एटम है, एक बार आप देख लीजिए। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए ज़्यादा। तो इसमें देखिए न्यूक्लियस है आपका, फिर उसके बाद उसके पास वाला शेल है के शेल, फिर एल है, फिर एम है। तो अब बेसिकली पहले बात अगर हम करेंगे ब्रैमस्टर्म रेडिएशन की, तो उसमें देखो क्या होता है। उसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम आई और ये आई जब न्यूक्लियस के पास, तो जब ये न्यूक्लियस के पास आई तो यहाँ पे हो गया डीएक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस के पास आई और यहाँ डीएक्सेलरेशन हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से क्या होता है, यहाँ से जब ये बीम आ रही है तो इसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है। और जब ये डीएक्सेलरेट हो गई, इसका मतलब इसकी एनर्जी स्लो डाउन हो गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बाकी की बची हुई एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में फ्लो करती है, ठीक है। यही हमारे एक्सरे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक। अब ये होता है ब्रैमस्टर्म रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम आई, न्यूक्लियस के पास जैसे ही आई डीएक्सेलरेट हो गई, उसकी एनर्जी स्लो हो गई। अब बची हुई जो एनर्जी है वो फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज हो गई। ये होता है ब्रैमस्टर्म रेडिएशन का कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कोलम्बिक फोर्सेस अट्रैक्ट एंड डीएक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरी। इलेक्ट्रॉन, अब इसमें जो पॉइंट दे रखा है कि कोलम्बिक फोर्सेस क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो फोर्स लगा है ना, जो इसको डीएक्सेलरेट कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, फिर उसके बाद डीएक्सेलरेट कर रहा है। वरना जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो सीधा भी तो जा सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हुआ, फिर डीएक्सेलरेट हुआ। और डीएक्सेलरेट होने के बाद सिर्फ ऐसा होता है कि डीएक्सेलरेट हो जाता सीधे सीधे नहीं, इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री भी चेंज की है, ठीक है। तो यही इसमें बता रखा है। और फिर काइनेटिक एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है वो अलग यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल था हमारा ब्रैमस्टर्म रेडिएशन, इतना ही कंसेप्ट होता है इसका। फिर उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स, मेरा इतना ड्राइंग अच्छा नहीं है तो ऐसे करके मैंने बनाया है पीपीटी में, ठीक है। लेकिन समझने के लिए ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ जो अंदर के शेल मैंने अभी बताया था, ये आपका न्यूक्लियस के पास वाली शेल होती है के शेल। और हर शेल में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मैंने सारे शेल्स के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए हैं इसमें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए आप, यहाँ हर शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन मतलब शेल्स की क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन होता कैसे है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आई, यहाँ पे गई, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को हिट की तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये हो गया आपका पहला स्टेप। यहाँ से ये गया, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। फिर उसके बाद आपका ये जो साइड है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था जहाँ, ठीक है, वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक। वैकेंट होने के बाद अब क्या होता है उसमें कि अपने आप को शेल्स ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, ठीक। तो ये हायर स्टेट का जो है ना, यहाँ पे दूसरे क्या बोलते हैं, एल शेल का इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा आपका यहाँ के शेल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कुछ और थी और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कुछ और है, ठीक है। यहाँ अलग थी बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ अलग। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से जो वेव निकलती है ना, वो फॉर्म करती है आपका कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ अलग कंसेप्ट था, यहाँ पे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन आ रहा था और न्यूक्लियस के पास आके अट्रैक्ट हो रहा था, फिर डीएक्सेलरेट और ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से उसको बैलेंस करने के लिए एनर्जी, यहाँ एनर्जी निकल रही थी फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट किया, मतलब यहाँ पे हिट किया ये इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से एक जो दूसरी शेल का इलेक्ट्रॉन था वो जंप हुआ, फिर
उसके बाद और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ये यहाँ का, अब यहाँ पे जब ये यहाँ जंप करेगा ना, तो उसके बाद की जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप करेंगे, तो और रेडिएशन निकलेगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। फिर उसके बाद है आपका, इसमें दे रखा है डिफरेंट शेल्स हैव डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी जो आपकी शेल में इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करके रखता है, मतलब बांध के रखता है एक तरीके से, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एक्सरे स्पेक्ट्रम में अगर हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे शो होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका कर्व जा रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स और फोटोन एनर्जी के बीच में ये कर्व बना है, ठीक। तो ये है आपका ब्रेमस्टलन रेडिएशन। ये कॉन्टीन्यूस, ब्रेमस्टलन को ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों बोलते हैं, जबकि ये कॉन्टीन्यूस कर्व बनाता है, लेकिन फिर भी हमने इसको ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जब ट्रेजेक्ट्री में चेंज हुआ तो यहाँ ये अलग भाग गया और यहाँ ये अलग हो गया, तो ये दो में डिवाइड हो गया, तो इसीलिए इसको ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपका कैरेक्टरिस्टिक का कर्व होता है ऐसे स्पाइक्स में, ठीक है। तो ब्रेमस्टलन रेडिएशन आपका ज़्यादा होता है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन आपका कम होता है। मतलब ब्रेमस्टलन रेडिएशन अगर 80% है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो सिर्फ 20% है, ठीक है। और ये चीज़ आपकी जो रेशियो है वो टारगेट के हिसाब से वेरी करेगी, ठीक। ये आपका ब्रेमस्टलन रेडिएशन है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में। फिर उसके बाद ये जो स्पेस है वो आपका फिल्ट्रेशन को शो कर रहा है, आपका जो ये 80 है वो किलो वोल्ट को शो कर रहा है, ठीक है, केईवी को। फिर उसके बाद थोड़ा जो यूज़र थे मुझे नाम नहीं याद उनका, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था कि एमसीक्यूज़ के फैक्ट भी बताइए। तो कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे इससे रिलेटेड बन सकते हैं, जैसे कि आपके एक्सरे में कौन कौन से रेडिएशन काम करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, मतलब 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है क्वेश्चन के साथ। देखिए एक्सरे में जो एमिशन होता है, ब्रेमस्टलन रेडिएशन भी होता है और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, दोनों निकलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, के शेल एमिशन हम किस रेडिएशन को नाम दे सकते हैं? तो आपका इसमें आंसर है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को हम के शेल एमिशन भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम किस में ऑब्टेन होता है? तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आपका ब्रेमस्टलन रेडिएशन में ऑब्टेन होता है, ठीक। परसेंटेज क्या है ब्रेमस्टलन रेडिएशन की? आपकी 80% अराउंड, लेकिन टारगेट के हिसाब से ये चीज़ वेरी करेगी, 90% भी हो सकता है, ठीक है। तो रेंज अप्रॉक्सीमेट लेकिन क्योंकि हम टंगस्टन यूज़ करते हैं तो 80 से 90 के बीच में रहती है, इसीलिए हम 80/20 का रेशियो मानते हैं इसको। 90 और 10 का भी मान सकते हैं अगर हम टारगेट बदल देते हैं, टारगेट मटेरियल, ठीक है। रेशियो अब आपका ब्रेमस्टलन और कैरेक्टरिस्टिक का कितना है? तो 80/20, 90/10, इसके बीच की रेंज भी हो सकती है, ठीक है। और विच लॉ ऑफ एनर्जी सीन इन द ब्रेमस्टलन रेडिएशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ एनर्जी मतलब आपका इसमें कौन सा लॉ है? वैसे आपका फोर्स की बात करेंगे तो कूलम फोर्स है, लेकिन हम यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन का थोड़ा फॉलो होता है यहाँ। और इसके अलावा विच इज़ नॉन एज ब्रेकिंग रेडिएशन, तो ब्रेकिंग रेडिएशन आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, बी से ब्रेकिंग है, बी से ब्रेमस्टलन है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से। फिर उसके बाद है 80/20 का रेशियो आपका टारगेट मटेरियल के साथ वेरी करेगा, तो हाँ ये कुछ हद तक वेरी करेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट, देखिए अब आपके मन में आएगा कि ब्रेमस्टलन रेडिएशन जो था वो आपका इलेक्ट्रॉन बीम तो एक ही है और टारगेट एटम भी एक ही है, ठीक है। मतलब टारगेट एटम बहुत सारे हैं उसमें एनोड में, लेकिन जब ये बीम आपका इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ब्रेमस्टलन रेडिएशन में तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन में जा रहा है बीम, वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो यहाँ डायरेक्ट हिट करके क्यों कर रहा है? तो देखिए बीम जो आती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे उसमें इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे ना, तो ये एक तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, कुछ यहाँ जाएंगे डेविएट हो जाएंगे, ब्रेमस्टलन रेडिएशन फॉर्म करेंगे, कुछ यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि शेल एमिशन होगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी,
ठीक है। तो कैरेक्टर्स, लेकिन क्या होता है कि जो जैसा कि मैंने बताया था कि कूलम्बिक फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, डीएक्सेलरेट हो जाते हैं और अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो क्या होता है, यहाँ से ऐसे जब ये जाएंगे ना तो ये पाथ ज़्यादातर चेंज कर देंगे, ठीक है। और बहुत कम होता, ऐसा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की प्रोसेस हो, तो इसीलिए इसका रेशियो हमेशा 80/20, यही रीज़न है रहने का, ठीक है। और इसीलिए ये स्पाइक्स में होता है। और इसकी जो स्पाइक्स की लेंथ है, अब आप सोचोगे कि कुछ ये स्पाइक छोटा है, ये स्पाइक बड़ा है, तो देखो आपका यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, लेकिन समझाने के लिए ये सिर्फ, लेकिन जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ की भी तो ये शेल वैकेंट हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके बाद वाली शेल इसमें जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी और भी आएगी भाई अलग अलग। तो इसमें क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ही आपकी पीक की लेंथ को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो पीक की लेंथ है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी की डिफरेंस की वजह से है शेल्स की, ठीक है। अब अगर फिर भी अगर आपको लगता है, वैसे मैंने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और टॉपिक भी मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और आपका इस चैनल को विज़िट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। And also please subscribe my channel and like the video if this video was helpful to you. Thank you.